ओके स्टूडेंट्स, तो अब बारी है इनइक्वालिटी से रिलेटेड। इनइक्वालिटी में आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, एक हमने हर एक कंडीशन को स्टडी किया है, लेकिन आज मैं आपको कुछ और डिटेल इनइक्वालिटीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ क्वेरीज आई थी कि काफ़ी स्टूडेंट्स को नॉट इक्वल और इक्वल के कंसेप्ट में थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। या तो एक इस कंसेप्ट में कन्फ्यूजन थी, या तो एक इस कंसेप्ट में कन्फ्यूजन थी कि ईदर और के केस में, ठीक है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इस इक्वल, नॉट इक्वल और इस ईदर और के बारे में कुछ और डिटेल, हालांकि हमने सारी चीजें ऑलरेडी कवर अप कर रखी हैं, लेकिन अभी हम कुछ और एक्सटेंडेड डिटेल, कुछ और डिटेल इन्हीं तीनों साइन, इन्हीं तीनों फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये भी देखेंगे कि कैसे इनइक्वालिटी को, चाहे वो कोडेड इनइक्वालिटी ही क्यों ना हो, कैसे इस इनइक्वालिटी को बिना पेन उठाए, बिना पेन पेपर वर्क के हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यस, दैट्स अ फैक्ट। हम कोडेड इनइक्वालिटी को, चाहे वो एक सिंपल लीनियर फॉर्मेट में हो, चाहे वो ब्रेक करके दी जाए, चाहे वो किसी एक जम्बल्ड फॉर्मेट में ही क्यों ना हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, बट मैं आपको एक अप्रोच बताऊंगी जिससे आप इस कोडेड इनइक्वालिटी को एक बहुत ही सिंपल वे में बिना पेन उठाए सिंप्लीफाई कर सकते हो। लेकिन उस स्ट्रैटेजी को समझने से पहले, सबसे पहले ये जरूरत है कि जो आपकी कुछ बेसिक क्वेरीज थी उन्हें सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। कंडीशंस, जैसे कि मैंने आपसे कहा, आप कंफ्यूज होते हो इक्वल, नॉट इक्वल और ईदर और में, तो इन्हीं के बारे में जरा सी चीजें समझते हैं। सबसे पहली बात तो एक आप ये समझ लो, अगर आपसे कहा जा रहा है जैसे a बराबर b है, b बराबर c है और c बराबर d है, एक ये साइन है, ठीक है। एक अगला साइन a नॉट इक्वल b, b नॉट इक्वल c और c नॉट इक्वल d है। एक ये कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स का और एक ये कॉम्बिनेशन है। इन दोनों में कुछ चेंजेस है। वो चेंजेस क्या है? ये जो इक्वल है ये अपने आप में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। बात समझना, एक होती है कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एक होती है ईदर और की इंफॉर्मेशन। जैसे आपका ये साइन है, ये क्या जानकारी दे रहा है? अगर मैंने कह दिया a इज ग्रेटर और इक्वल टू b, तो इसमें हमें सिर्फ एक नहीं दो जानकारियां मिलती हैं कि a या तो बड़ा है या बराबर है b से। इन द सेम वे अगर ये कहा गया है a इज नॉट इक्वल टू b, तो इसका दो मतलब हुआ। क्या भाई? या तो a ग्रेटर हो जाएगा या तो स्मॉलर हो जाएगा। जैसे कि ये अपने आप में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, बट ये अपने आप में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट है दो कैरेक्टरिस्टिक, दो इंफॉर्मेशन। नॉट इक्वल सिर्फ एक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कि ए बी के बराबर नहीं है। अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए और बी बराबर नहीं है, तो अल्टीमेटली हमें पता क्या चल रहा है कि ए भाई या तो ए ग्रेटर होगा या तो स्मॉलर हो जाएगा। मीन्स इन एनी फॉर्मेट, चाहे ए क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए बी से, चाहे ए क्या हो जाए, स्मॉलर हो जाए बी से। बट यहाँ पे ये जो ए बराबर बी है, ये अपने आप में एक बहुत ही परफेक्ट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। इतनी सी बात समझे। अब दूसरी बात समझना, जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है मतलब पूरी जानकारी, जब पूरी जानकारी होती है तो वो अगले एलिमेंट में कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़ा दी जाती है। जैसे a बराबर b है, संपूर्ण जानकारी है, तो इसीलिए हमने इसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया, आगे बढ़ा दिया। इसी बराबर वाली इंफॉर्मेशन को हमने अगले पर भी कैरी कर दिया कि भाई जब a b से बराबर है, इसका मतलब a ये जो है ये c से भी बराबर है। बात समझिए आप। अगर a b से बराबर है, इसका मतलब हो गया कि ये a c के भी बराबर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका ये भी मतलब हो गया कि ये a d के भी बराबर है। ठीक, इतनी बात समझिए आप। इसी बात का मतलब कि ये जो b है ये c के भी बराबर है, एंड एज पर रिजल्ट ये जो b है ये d के भी बराबर है, और ये जो c है ये d के बराबर है। क्लियर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये बराबर की जानकारी है, मतलब संपूर्णता की जानकारी है। और जब संपूर्णता की जानकारी होती है,
परफेक्शन की इंफॉर्मेशन होती है, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, तो हम उसे हर अगले एलिमेंट में पास ऑन कर देते हैं कि भाई अब तुम लेके इसे आगे जाओ। यहाँ ए ने बी से कहा कि तुम ये इक्वल वाली जानकारी लेके जाओ, बी ने सी से कहा तुम इसको लेके आगे जाओ, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, सी ने डी से कहा कि तुम लेके आगे जाओ। इसी के चलते हमने अल्टीमेटली डिसीजन दे दिया कि ए डी के भी बराबर है। बट ये कंसेप्ट, ये थॉट आप इसमें कभी मत लगाना, यही एक सिंपल सी मिस्टेक होती है। यहां पे जैसे कहा गया है ए बी के बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है, इसका मतलब अब बराबर नहीं यहां पर भी मौजूद है और यहां पर भी, मतलब लगातार आपको नॉट इक्वल का साइन मिल रहा है। अब क्या आप ये कहोगे कि ए बी के नहीं बराबर है तो यही ए सी के भी बराबर नहीं है? क्या आप ये बात कहोगे? क्या आप ये कहोगे कि यही ए डी के भी बराबर नहीं है? ये गलत है, ये तरीका गलत है, ये समझने का और आपका आंसर निकालना, जो आपने आंसर कंक्लूड किया है, दोनों चीजें गलत है। क्यों? क्योंकि ये नॉट इक्वल है। अभी मैंने आपसे कहा कैरी फॉरवर्ड इक्वल को करते हैं, नॉट इक्वल को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। ए बी के बराबर नहीं है और ये बी सी के बराबर नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसका मतलब ए और सी बराबर नहीं है? अगर मैंने आपको ये स्टेटमेंट देकर ये कंक्लूजन पूछा कि ए और सी बराबर नहीं है, तो आपका रिप्लाई होना चाहिए कि मैम वी कैन नॉट से अबाउट दिस पर्टिकुलर कंक्लूजन, हमें इस पर्टिकुलर कंक्लूजन के बारे में कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसके चलते ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। हाँ, बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि बी और ए बराबर नहीं है, आप कहोगे यस ये करेक्ट है। बात समझ में आई? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए और डी बराबर नहीं है, आप क्या बोलोगे कि नहीं, ये गलत जानकारी है, ठीक। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई क्या बी और सी बराबर नहीं है, हाँ ये सही जानकारी है, ठीक है। ये जो नॉट इक्वल है इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ए ने बी को दे दिया, बी ने सी को दे दिया, सी ने डी को दे दिया। एक सिंपल सा एग्जांपल लो, जैसे यहाँ पे है 1, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने रख दिया 2, तो 1 और 2 हो गया, मतलब ए बी के बराबर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कंसिडर कर दिया फिर से 1। अब एक बात समझना, ए बी नॉट इक्वल टू सी, मैंने आपसे कहा कि इस ए की वैल्यू 1 है, इस बी की वैल्यू 2 है, इस सी की वैल्यू फिर से 1 है। अब देखो जरा बात को ध्यान से देखना, हाँ यहाँ पे ये जो ए और बी है, ऑब्वियसली अगर मैं वैल्यू देखूं तो हाँ 1 और 2 एक दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन अगर मैं 2 और 1 देखूं तो ये भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। लेकिन क्या इस रिप्रेजेंटेशन से, इस ए और बी के एग्जाम्पल से क्या मैं ये बात कंक्लूड कर सकती हूँ कि ए और सी बराबर नहीं है? गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें तो ए और सी बराबर हो रहे हैं। बात समझ में आई? यहाँ पे ए और सी क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। तो आप ये कभी नहीं कह सकते हो कि इसका मतलब ये हो रहा है कि ए और सी भी बराबर नहीं है, क्योंकि ये हो सकते हैं। बात समझ में आई? तो अगर आपसे कहा जाए ए और सी नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल का मतलब या तो ए ग्रेटर हो सी से या तो स्मॉलर हो, तीसरी संभावना ही नहीं होनी है, बराबर की गुंजाइश ही नहीं आनी है, तो ये थॉट हमारा क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। क्लियर है? इतनी सी चीजें आप समझ गए। अब अगर मैं आपको कोई भी स्टेटमेंट दूंगी तो मेरे हिसाब से अब आप उस स्टेटमेंट से बहुत ही स्मार्टली डील कर लेंगे। चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं। मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया, A बराबर B, B इज नॉट इक्वल टू C, C इज ग्रेटर देन D, D इज ग्रेटर और इक्वल टू E एंड E इज ग्रेटर देन F। ये एक स्टेटमेंट है। सबसे पहला कंक्लूजन मैंने आपको दिया कि A इज ग्रेटर देन C, और मैंने आपको दूसरा कंक्लूजन दिया कि B इज ग्रेटर देन C, ठीक है। मैंने आपको एक तीसरा कंक्लूजन दिया। क्या तीसरा कंक्लूजन? कि B इज स्मॉलर देन C। मैंने आपको ये 3 कंक्लूजन दिए यहाँ पे।
अब आप सोचो, इस वीडियो को पॉज कर देना और सोचना कि आपका आंसर आना क्या चाहिए इस स्टेटमेंट और इस कंक्लूजन के कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, चलिए, आई गेस आपने कुछ आंसर सोच लिया होगा दिमाग में। अब मेरी बारी, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मुझसे ये कहा गया है कि ए बराबर बी है और बी बराबर नहीं है सी के, और फिर कह रहा है कि ए ग्रेटर है सी के, हम इस पहले कंक्लूजन को क्या कहेंगे? ये जो सबसे पहला कंक्लूजन है, ये अपने आप में क्या हो रही है? एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ये अधूरी जानकारी हो रही है। इसके चलते हमने बोल दिया कि ये पहला कंक्लूजन गलत है। पहला कंक्लूजन क्या है यहाँ पे? गलत है। दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है B इज ग्रेटर देन C और तीसरा कह रहा है B इज स्मॉलर देन C। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब जरा इस स्टेटमेंट में देखो कि B और C के बीच में एग्जैक्ट सिनेरियो है क्या? B और C के बीच में एग्जैक्ट सिनेरियो है क्या कि B और C बराबर नहीं है। तो हमारे पास तीन साइन है, स्मॉलर, ग्रेटर, इक्वल। और जब इक्वल नहीं है तो फंडामेंटल में हमारे पास दो ही साइन बच रहे हैं, या तो बराबर या तो ग्रेटर हो जाएगा B C से, या तो स्मॉलर हो जाएगा। और अल्टीमेटली यहाँ पे हमें दोनों साइन प्रोवाइड किए गए हैं, तो हम इसके रेस्पेक्ट में आंसर दे देंगे ईदर और। पहला गलत हो गया और दूसरे के बीच में हम क्या अप्लाई करेंगे? ईदर और। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, अब मैं इसी कंक्लूजन को थोड़ा सा चेंज करती हूँ। मैंने आपको एक सेकंड कंक्लूजन यहाँ पे दे दिया और मेरा सेकंड कंक्लूजन है कि B इज स्मॉलर देन C। अब आपका आंसर इस अरेंजमेंट, इस कॉम्बिनेशन, इस स्टेटमेंट पे ये जो काउंटर कंक्लूजन दिया है, अब आपका आंसर क्या आएगा? सोचिए आप। मेरे हिसाब से आपको सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि आपको वीडियो पॉज करना चाहिए और इसका आंसर सोचना चाहिए, और मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि आपने ये काम कर लिया होगा। तो देखते हैं। आपको याद होगा गाइस, मैंने आपको इनिशियल स्टेज में ही जब हम इक्वल और नॉट इक्वल के बारे में बात कर रहे थे, उस वक्त मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या? कि जब भी हमें स्टेटमेंट में बराबर का साइन मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि ये बराबर बड़ा कंफ्यूज करता है साइन। ठीक है, तो जब भी आपको बराबर का साइन मिल जाएगा तो इस साइन को गायब कर दो, हटा दो, और उसकी जगह पे कंसिडर कर लो ऑब्लिक। ऑब्लिक मतलब स्लैश। स्लैश कहने का मतलब हो गया कि ये जो दोनों बातें हैं ये अलग नहीं है, ये जो A और B है ये एक ही बात है। ठीक है, ये दो डिफरेंट एंटिटीज नहीं है बल्कि सेम ही है। क्लियर? अब कह रहा है सबसे पहले में A इज ग्रेटर देन C और दूसरे में कह रहा है B इज स्मॉलर देन C। फिर मैं यही यहाँ पर भी सोचूंगी ना, A कहो या B कहो, दोनों बातों में कोई भी अंतर नहीं है। तो ये कंक्लूजन कह रहा है कि B इज ग्रेटर देन C, इट्स ओके। अगला कह रहा है B इज स्मॉलर देन C। एक्चुअल में ये तो वही कंक्लूजन हो गया ना जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। आप कभी भी ये रटना मत, जैसे हम लोग एक मगअप कर लेते हैं ना कि एलिमेंट को सेम होना चाहिए। एलिमेंट सेम अभी भी हो रहा है। एलिमेंट सेम होने का मतलब ये नहीं होता है कि ये B है तो B ही लिखा रहे। आप इसकी हिडन मीनिंग समझो ना। इस बराबर का मतलब क्या है? बराबर का मतलब ही यही था कहने का, चाहे आप यहाँ पे B लिख दो चाहे यहाँ पे A लिख दो, दोनों बातों में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। इसलिए हमारा आंसर इसके टर्म में होगा दैट इट इज द केस ऑफ ईदर और। ये कौन सी इंफॉर्मेशन हो रही है? ये आपकी एक ईदर और की इंफॉर्मेशन बन रही है। क्लियर है इतना? चलिए, अब मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इनका लेवल रेस करते चलती हूँ, लेकिन फिर क्योंकि हम एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ इक्वल और नॉट इक्वल की बात करेंगे। फंडामेंटल आपने स्टार्टिंग में ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, A बराबर B, फाइन। आगे B इज स्मॉलर देन C, स्मॉलर और इक्वल टू D, D इज ग्रेटर देन E, E इज ग्रेटर और इक्वल टू F। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला कंक्लूजन आपके पास आया कि A इज ग्रेटर और इक्वल टू F। एक दूसरा कंक्लूजन आपके पास आया कि F इज ग्रेटर देन B। ये आपके पास दो कंक्लूजन आ गए। अब फिर आप सोचो,
अगर मैंने आपको ये स्टेटमेंट देकर ये दो कंक्लूजन आपको दिए हैं और मैंने आपसे आंसर पूछा तो आपका थॉट क्या बनेगा? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ आंसर? आई गेस आपने अपने दिमाग में आंसर बना ही लिया होगा। चलिए देखते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको एक कंडीशन ईदर और की बताई थी, एक और बताई थी। एक तो कंडीशन आपकी ईदर और की ये होती है जब ए ग्रेटर और इक्वल टू बी है, ग्रेटर और इक्वल टू सी है। मैंने आपसे क्या कहा था? लगातार डबल की चेन चलेगी तो कंक्लूजन में भी डबल वाली बात को हम सही कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर ये डबल की चेन बीच में कहीं ब्रेक हो जाती है तो हम यहाँ पे इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। याद होगा आपको? ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे क्या है? लगातार डबल की चेन चलती है और फिर आपको कहा जाता है ए इज ग्रेटर और इक्वल टू डी, तो आप सही कहते। लेकिन अगर इसी को आपको पहले में कहता ए इज ग्रेटर देन डी और दूसरे में कहता ए इज बराबर देन डी, तो आपका रिप्लाई क्या होता कि भाई ये केस बन रहा है ईदर और का। और आपको याद होगा मैंने कहा था ईदर और का एक केस और होता है और वो दूसरा केस क्या है आपके पास कि अगर दूसरा केस, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा केस क्या था? अगर दो एलिमेंट के बीच में, यहाँ दो एलिमेंट कौन से हैं? एक ए है, अगला ई है ना? दो एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा है। और कोई रिलेशन ना आने का वजह क्या था? जब उनके बीच में साइन अपोजिट होते हैं। ठीक है, दो एलिमेंट के बीच में जब कोई रिलेशन नहीं आता, साइन अपोजिट होते हैं और आपको कंक्लूजन में तीनों साइन मिलते हैं, तो आप इसे भी क्या टर्म देते थे? ईदर और का। यही टर्म देते थे कि नहीं? अब इस एग्जांपल में देखो जरा, ये ए है और एफ। अब आप बताओ जरा, ए और एफ के बीच में क्या कोई एग्जैक्ट रिलेशन आ रहा है? आप कोई रिलेशन समझ पा रहे हो ए और एफ के बीच में? Then again, your answer is we don't have any exact relation between A and F. Why we don't have? क्यों हमारे पास A और F को लेकर एग्जैक्ट रिलेशन नहीं है? क्योंकि साइन क्या हो गए? अपोजिट हो गए। अगर ऐसे भी आ रहा है तो भी साइन अपोजिट हो रहा है और अगर ऐसे भी हो रहा है तो भी अपोजिट हो रहा है। मतलब A और F के बीच या B और F के बीच में साइन अपोजिट हो रहे हैं। तो अपोजिट साइन में हम ईदर और कब लगाएंगे? जब हमें तीनों कंक्लूजन मिलने चाहिए, तीनों सिंबल मिलने चाहिए। लेट्स सी दैट। ये कह रहा है A इज ग्रेटर और इक्वल टू F और यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही गई है कि A कहो या B कहो, दोनों ही बातों में कोई भी फर्क नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं B ऑब्लिक A करके और अभी आपसे कहा जाए A इज ग्रेटर और इक्वल टू F और यहाँ पे कहा जाए F इज ग्रेटर देन A, तो आफ्टर ऑल अभी भी हमें दो ही बातें तो मिल रही हैं ना, तीन ही बातें मिल रही हैं। जैसे मैं इसको सिंप्लीफाइड वे में ये भी तो लिख सकती हूँ ना कि A इज स्मॉलर देन F, तो ये दोनों क्या बन रहे हैं? अभी भी ये बन रहे हैं ईदर और। क्लियर है? चलिए एक अगला एग्जांपल देखते हैं। कभी भी चीजों को रीजनिंग में मगअप मत करना। A ग्रेटर और इक्वल टू B ग्रेटर देन C बराबर D स्मॉलर देन F स्मॉलर और इक्वल टू G स्मॉलर देन H। देखिए, A ग्रेटर और इक्वल टू B, B ग्रेटर और इक्वल टू C, C बराबर D, D इज स्मॉलर और इक्वल टू F और F इज स्मॉलर और इक्वल टू G एंड G इज स्मॉलर देन H। अगर मैं आपसे ये स्ट्रेट अवे पूछ लूं कि D इज स्मॉलर देन H, आपका आंसर है यस, करेक्ट कंक्लूजन है। तो मैं आपसे ये तो पूछने वाली हूं नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट। डिफरेंट क्या? मेरा पहला कंक्लूजन है A इज ग्रेटर देन C और दूसरा कंक्लूजन है A बराबर D, या A नहीं B करते हैं। पहला कंक्लूजन है A इज ग्रेटर देन C और दूसरा कंक्लूजन है B बराबर D। अब आप सोचो क्या आएगा? क्या ये ईदर और बन रहा है? थॉट क्या आ रहा है आपके दिमाग में? क्या ये दोनों मिला के ईदर और बनेंगे? लेट्स कंसिडर इट। A और C के बीच में एग्जैक्ट रिलेशन है क्या? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के हिसाब से A और C के बीच में बेसिकली रिलेशन है क्या कि A इज ग्रेटर देन C, यही हुआ एग्जैक्ट रिलेशन। और ये हमसे A इज ग्रेटर और इक्वल टू C और यहाँ पे हमसे सिर्फ ग्रेटर कहा गया है, तो ये एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, इसलिए ये कंक्लूजन गलत हो गया।
अच्छा, अब अगले में देखते हैं सेकंड, b बराबर d कह रहा है, लेकिन b और d के बीच का रिलेशन क्या है कि b इज ग्रेटर और इक्वल टू d, तो एक्चुअल में ये इंफॉर्मेशन भी इनकम्प्लीट है और इसमें अलग अलग मुद्दे हैं, ये a है और ये b है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। सो एक्चुअल में यहाँ पे एलिमेंट चेंज हो रहे हैं, इसलिए हम इनके बीच ईदर और कंसिडर नहीं करेंगे। बट अगर मैंने आपको कंक्लूजन चेंज करके दे दिया, जैसे a इज ग्रेटर देन d और अगला दे दिया a बराबर c, अब आपको क्या लगता है, अब क्या दोनों को गलत बोलेंगे आप, कोई एक सही है इसमें या ये ईदर और है? चलिए सोचते हैं। आई गेस आपने आंसर बना ही लिया होगा। c बराबर d कहने का मतलब, फिर वही बात पे आते हैं, c बराबर d कहने का मतलब c और d ये दोनों बराबर की एंटिटीज हैं, मतलब चाहे कहीं पर c लिख दो चाहे d लिख दो, उस बात में कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है कि नहीं? c लिखो या d लिखो कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो बाकियों का जो रिलेशन c के साथ बन रहा है वही रिलेशन d का बनेगा। इन अदर लैंग्वेज, जो रिलेशन इधर वालों का या किसी का भी d के साथ बनेगा वही रिलेशन c के साथ बनेगा। इट्स एन ऑब्वियस थिंग, ठीक है? अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि a इज ग्रेटर देन d, तो एक्चुअल में a और d के बीच का रिलेशन एग्जैक्टली आ क्या रहा है कि a इज ग्रेटर और इक्वल टू c ऑब्लिक d, मतलब a इज ग्रेटर और इक्वल टू c कहो या d कहो। और पहले में क्या कह रहा है, a इज ग्रेटर देन d, दूसरे में क्या कह रहा है, बराबर d, तो एक्चुअल में ये क्या बन रहा है हमारा ईदर और का केस। क्लियर है कि नहीं? ये क्या बन रहा है हमारा ईदर और का केस। चलिए, क्योंकि मैं यहाँ पे सारी चीजों को एक साथ लेके चल रही हूँ, इक्वल, नॉट इक्वल, ईदर और, तो हम सबको कंसिडर करेंगे। अब मैं आपको एक अगला स्टेटमेंट देती हूँ, a इज नॉट इक्वल टू b, b इज नॉट इक्वल टू c, c इज ग्रेटर देन d और d इज ग्रेटर देन e, ठीक है? अगर मैं अब आपसे ये कंक्लूजन पूछूं यहाँ पे कि क्या इसका मतलब ये होगा कि b इज ग्रेटर देन e, सो आपका आंसर क्या आएगा? ये दिया हुआ कंक्लूजन गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि b के बाद एक्चुअल में b का c से रिलेशन क्या है, ग्रेटर और स्मॉलर, कोई भी एक साइन हो सकता है। तो जब ग्रेटर और स्मॉलर है और ये ग्रेटर का सीक्वेंस चल रहा है, तो क्या आप सिर्फ ग्रेटर पे कॉन्फिडेंट हो सकते हो? देन द आंसर इज नो। क्या आप सिर्फ स्मॉलर पे कॉन्फिडेंट हो सकते हो? देन द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये दोनों का केस जनरेट कर रहा है। सो यहाँ पे हम सिंपल सा फंडा अप्लाई करेंगे कि भाई बी और ई के बीच में कोई रिलेशन मौजूद ही नहीं है, इसलिए ये दिया हुआ कंक्लूजन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। अब एक अगला केस देखते हैं। अगर मैंने आपको यहाँ पे एक कंक्लूजन दिया a इज ग्रेटर और इक्वल टू c और एक अगला कंक्लूजन दिया a इज स्मॉलर देन c, अब आपका ओपिनियन क्या आएगा? अब आपका आंसर क्या बनेगा? a इज ग्रेटर और इक्वल टू c कहा जा रहा है और a इज स्मॉलर देन c कहा जा रहा है। अब देखो, जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लगातार नॉट इक्वल चल रहा है, तो आंसर क्या आएगा कि भाई a और c के बीच में रिलेशन को लेकर हम क्लियर नहीं है। तो जब a और c के बीच के रिलेशन को लेकर हम क्लियर नहीं हैं, तो यहाँ पे इनके बीच में केस क्या बनेगा? व्हेन देयर इज नो रिलेशन बिटवीन a एंड c, जब a और c के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं पता चल रहा है, तो या तो a ग्रेटर होगा या तो स्मॉलर होगा या तो इक्वल होगा। एक्चुअल में ये अभी क्या बना रहे हैं? ईदर और का केस। ये क्या बना रहा है? ईदर और का केस बन रहा है इसमें। क्लियर है? और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग का भी यही आंसर आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा था तो अब जरूर आना चाहिए। चलो अगला देखते हैं। अगर मैं ये पूछूं कि a इज ग्रेटर और इक्वल टू d और a is smaller than d, a is greater or equal to d और a is smaller than d, अब इसके रिस्पेक्ट में क्या आंसर होगा? ऑब्वियस,
सेम आंसर कि भाई ए और डी के बीच में रिलेशन का पता नहीं है, एक ग्रेटर इक्वल कह रहा है, एक स्मॉलर कह रहा है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या निकल के आएगा, ये दोनों भी क्या बन रहे हैं, ईदर और। क्लियर है? चलिए एक और स्टेटमेंट से डील करते हैं। आई गेस अब आपकी काफी हद तक कंफ्यूजन इस नॉट इक्वल और ईदर और को लेकर खत्म हो गई होगी। देखते हैं, ए बराबर बी ग्रेटर देन सी greater or equal to D, smaller than E, smaller or equal to F, smaller than G, बराबर H, greater than I। ये हमारा एक स्टेटमेंट क्या कह रहा है, A बराबर B, B greater than C, C is greater or equal to D, D is smaller than E, E is smaller or equal to F, F is smaller than G, and G is equal to H और H is greater than I। ठीक है, अब मैंने आपको एक सबसे पहला स्टेटमेंट दिया जो कि क्या कह रहा है, सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि A इज ग्रेटर और इक्वल टू G, और दूसरा कह रहा है कि B इज स्मॉलर देन H। क्या आंसर आएगा? दो के दोनों कंक्लूजन गलत हैं, कोई एक कंक्लूजन सही है, दो के दोनों सही हैं, या ईदर और है। आई गेस आपने अपने दिमाग में आंसर बना ही लिया होगा। ठीक है, चलिए कंसिडर करते हैं। जस्ट अभी मैंने आपसे क्या कहा था, ए लिखो या बी लिखो, कोई भी फर्क नहीं है। तो हम यहाँ ये भी मान सकते हैं कि ये बी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये दोनों सेम एंटिटी हैं। उसी तरह यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये दोनों सेम एंटिटी हैं। ठीक है, तो जब सेम एंटिटी हैं तो चाहे फिर यहाँ पे भी वही बात हुई, चाहे जी लिखो चाहे एच लिखो, तो पहले वाले के हिसाब से रिलेशन निकल के क्या आ रहा है, इसको हम सिंप्लीफाइड वे में ये भी तो लिख सकते हैं ना कि B इज ग्रेटर और इक्वल टू H, और दूसरे से आ रहा है B इज स्मॉलर देन H, और एक्चुअल में हमें B और H के बीच में रिलेशन क्लियर नहीं है क्योंकि साइन कैसे हैं, अपोजिट साइन है। तो एक्चुअल में इन दोनों के बीच में भी क्या अप्लाई हो रहा है, इन दोनों के बीच में भी अप्लाई हो रहा है आपका ईदर और। बात समझ में आई? आई गेस इतनी चीजें आप समझ चुके हैं। तो अगर मैं अब आपको कोडेड इनइक्वालिटी का कुछ और टर्म समझाऊंगी, कुछ शॉर्ट अप्रोच बताऊंगी, तो शायद अब आप इजीली समझ पाएंगे। लेट्स कंसिडर इट। सोचते हैं, अगर मैंने जैसे आपको कोडेड इनइक्वालिटी में एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है ना, मैं सीधे सीधे हर एक सिंबल का मतलब लिख दे रही हूँ। सपोज करते हैं 1 का मतलब ग्रेटर है, 2 का मतलब स्मॉलर है, 3 का मतलब ग्रेटर इक्वल है, 4 का मतलब स्मॉलर और इक्वल है, और 5 का मतलब इक्वल है। ठीक है, लैंग्वेज आपकी कुछ ऐसी है, A1B बराबर A इज ग्रेटर देन B, A2B बराबर A इज स्मॉलर देन B, A3B बराबर A इज ग्रेटर और इक्वल टू B, A4B बराबर A इज स्मॉलर और इक्वल टू B, और A5B बराबर A इज इक्वल टू B। क्लियर है कि नहीं? ये एक रिप्रेजेंटेशन है। अब इस रिप्रेजेंटेशन में सबसे जो नोटिस करने वाली बात है वो एक चीज ये समझना, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे कंक्लूजन में ये कंक्लूजन चाहिए P इज ग्रेटर और इक्वल टू Q, ये सही आना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे P इज ग्रेटर और इक्वल टू Q इसे सही प्रूव करना है तो कैसे कर सकते हैं? इन ऑप्शंस को देख के क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि ग्रेटर और इक्वल को तो मिलने का एक ही तरीका है कि 3 और 5 ये दोनों आपस में एक दूसरे से कंबाइन हो जाए तभी ग्रेटर और इक्वल मिल पाएगा, है ना? क्या और किसी मोड से आपको ग्रेटर और इक्वल मिल सकता है? 2 और 4 की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि ये स्मॉलर की बात कर रहे हैं। अगर आप 1 को कंपाइल करो, सोचो 1 और फिर ग्रेटर और इक्वल और फिर इक्वल कह रहे हो, तो कोई भी रिलेशन जो निकल के आएगा वो एक्चुअल में ग्रेटर डोमिनेटिंग हो जाएगा। बात समझ रहे हो? जब भी ग्रेटर के साथ ग्रेटर इक्वल और इक्वल ये कॉम्बिनेशन होता है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखना, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल और इक्वल ये कॉम्बिनेशन होता है तो इसमें ये डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक का है। ठीक है, मतलब कंक्लूजन यही निकलेगा। ठीक, अच्छा, अगर ये रिलेशन है स्मॉलर स्मॉलर इक्वल और इक्वल, तो अब इसमें ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर का है, कंक्लूजन ये आएगा। ठीक है, अब अगर ग्रेटर इक्वल
और इक्वल ये दिया है, तो डोमिनेटिंग कैरेक्टर का कौन सा निकल के आया? ग्रेटर और इक्वल निकल के आया। ठीक है, अगर इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, ग्रेटर इक्वल, इक्वल और ग्रेटर इक्वल। अगर आपने ये भी लिखा है इन दिस केस ऑल्सो, ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर का है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ये कंसिडर किया कि ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, स्मॉलर इक्वल, स्मॉलर, अब अगर मैं इधर से इधर का कोई रिलेशन चाहूंगी तो क्या आंसर निकलेगा? द आंसर इज नो, नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि साइन पलट गए, अपोजिट हो गए। ठीक है, तो अगर मुझे ग्रेटर और इक्वल का कॉम्बिनेशन, ग्रेटर और इक्वल का कंक्लूजन चाहिए, तो मेरे पास कॉम्बिनेशन जो आना चाहिए वो 3 और 5 का ही पैटर्न होना चाहिए। 3/5 इसलिए लिखा क्योंकि जरूरी नहीं पहले 3 ही लिखा हो, 5 भी लिखा हो सकता है, 3 भी लिखा हो सकता है, 3-5 का भी सीक्वेंस बना सकते हो, 5-3 का भी बना सकते हो, 3-3-5 का भी बना सकते हो, कैसा भी पैटर्न बना सकते हो। 3 और 5 से आप ग्रेटर और इक्वल निकाल ले जाओगे। दूसरी बात, अगर मुझे ग्रेटर का कंक्लूजन निकालना है कि P इज ग्रेटर देन Q, इसे सही प्रूव करना है, तो मेरे पास जो इन ऑप्शंस में से शॉर्टलिस्ट मैं कर रही हूं, पहले को मैं कंसिडर कर सकती हूं, तीसरे को कंसिडर कर सकती हूं और 5वें को कंसिडर कर सकती हूं, लेकिन मैं सेकंड और फोर्थ को किसी भी कीमत पे कंसिडर नहीं कर सकती। मुझे P ग्रेटर देन Q निकालना है तो मुझे 1-3-5 का ही इंटर कॉम्बिनेशन चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अगर मुझे P इज स्मॉलर देन Q निकालना है, अगर मुझे ये निकालना है तो स्मॉलर का मतलब 2, 4 स्मॉलर और इक्वल और 5, 2, 4 और 5 के इंटर कॉम्बिनेशन से मैं स्मॉलर निकाल पाऊंगी। लेकिन अगर मुझे सिर्फ अगर मुझे स्मॉलर ना हो करके बल्कि P इज स्मॉलर और इक्वल टू Q निकालना है, इस कंक्लूजन को सही जस्टिफाई कराना है, तो इंटर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? फिर हो जाएगा 4 और 5 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बात समझ में आई? ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूं ताकि अगर मैं अभी आपको कोडेड इनइक्वालिटी समझाऊं तो ये फंडामेंटल चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 इसलिए रखा है अभी इनिशियली मैंने, क्योंकि इससे ना आप बहुत जल्दी लिंक कर पाओगे। ठीक है, लिंक कर पाओगे इन द सेंस अभी आप बहुत जल्दी रिलेट कर पाओगे। चिंता मत करिए, आपके एग्जाम के फॉर्मेट में भी आएंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि मैम एग्जाम में तो @, कॉपीराइट, $, यूरो, समथिंग लाइक दैट ऐसा लिखा होता है। टेंशन बिल्कुल नहीं है, हम लोग उस फॉर्मेट में भी सिंप्लीफाई जरूर करेंगे। इतनी सी चीजें क्लियर है कि नहीं आपको? इनके इंटर कॉम्बिनेशन से ये इंफॉर्मेशन जनरेट हो सकती है। एक और जानकारी, ये जो 1 और 2 है ये अपोजिट इंफॉर्मेशन है। 1 और 2 क्या है? अपोजिट इंफॉर्मेशन है। ये जो 1 और ये 4 है ये भी क्या है? अपोजिट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये जो 2 और 3 है ये अपोजिट साइन हो रहे हैं, और सिर्फ 2 और 3 नहीं, आपके पास 2 के साथ 1 भी कंबाइन कर रहे हो तो साइन क्या हो रहे हैं? अपोजिट हो रहे हैं। मतलब अगर मुझे P इज ग्रेटर देन Q निकालना है, ठीक है, ये मैंने अभी क्यों बताया आपको, इसका मतलब समझना। अगर मुझे P इज ग्रेटर देन Q निकालना है तो मेरा दिमाग ये कह रहा है कि मुझे ऑप्शंस में कहीं पर भी 2 और 4 नहीं मिलने चाहिए। क्यों नहीं मिलने चाहिए? क्योंकि ग्रेटर मतलब 1 और 1 का ये दोनों 2 और 4 अपोजिट साइन हो जा रहे हैं। तो किसी भी ऑप्शन में मुझे किसी भी ऑप्शन में 2 और 4 लिखा मिलेगा तो मैं उसे कंसिडर ही नहीं करूंगी। हमें पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं आएगी, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन से आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे कर पाएंगे? जैसा कि आपने सिलॉक्स को किया था। आपको याद होगा ना, आपने सिलॉक्स में कई ऐसे सवाल मैंने आपको जो एक्सटेंडेड वर्जन में पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको बताए थे, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल से ही कई सवालों को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एंड यस, दैट इज पॉसिबल इवन इन दिस इनइक्वालिटी ऑल्सो। ये इस इनइक्वालिटी में भी पॉसिबल है, और सिर्फ पॉसिबल ही नहीं, एक्चुअली होता भी है। तो पहले तो मैं आपको एक फॉर्मेट बताऊंगी जिसमें आपको एक, जैसे ये दे के कहा जाता है कि ये डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, कुछ ऑप्शन दे देगा, या तो ये कह देगा कि P इज स्मॉलर देन Q को डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए, ऑप्शन दे देगा। ठीक है, फिर हम उस फॉर्मेट में आएंगे जब आपको $A, B, $C, C
@r समथिंग ऐसे लिख करके कनेक्ट करता है, ये तो फिर भी एक सीक्वेंस में है। मैं आपको ऐसे फॉर्मेट भी दूंगी जो एक सीक्वेंस में नहीं होंगे, मतलब ए और बी से एसोसिएटेड यहाँ पे है तो बी कहीं हमें फिर जाके लास्ट में मिल रहा है, मतलब वो एक प्रॉपर ट्रैक में नहीं है, जम्बल्ड है। और सिर्फ जम्बल्ड ही नहीं है बल्कि कोडेड भी है, दोनों केस हैं उसमें। क्लियर है? सिंप्लीफाई तो करना हमने समझा ही है, बट अब हम समझेंगे कि बिना पेन और बिना पेपर के हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे बेहतरीन होगा, क्योंकि ये रीजनिंग है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो है नहीं आपका, समझने के लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप इसे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझिए, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और आपके लिए एकदम केक वॉक हो जाएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ।